नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल टेक टुडे कंप्यूटर साइंस में। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियोस नहीं बना पाए थे, तो आज से कोशिश करेंगे कि वीडियोस रेगुलरली आए। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कई बार और भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये बीटेक में भी आता है, आपका डिप्लोमा में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों पढ़ें। एक्चुअली मान के चलिए हम कंप्यूटर को बता दिए कि भाई तुम 2+2 का एडिशन निकाल के हमें आंसर बता दो। मैंने आपको पहले बताया था मेरे पहले वीडियोस में कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो वो तो पहले इस 2 को बाइनरी पे कन्वर्ट करेगा, फिर उसका एडिशन करेगा, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको मॉनिटर पे आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 क्यों समझता है? ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आया होगा शायद। क्यों नहीं कि हम 5 और 6 समझा दें उसको, बस इसी से काम चला लें। एक्चुअली ये जो 0 है ये 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर 0 वोल्ट और 5 वोल्ट पे काम करता है। मतलब 0 का मतलब 0 वोल्ट समझ लेता है, 1 का मतलब 5 वोल्ट समझ लेता है। इसी के ऊपर बेस करके वो कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि 2+2 4 होता है। ये काम कैसे करता है कंप्यूटर, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि एक प्रोसेस का हम जब देंगे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर कैसे करता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स। इंटरनली हार्डवेयरली कैसे वो काम करता है ये हमें जानना चाहिए, वरना हम कैसे समझेंगे कंप्यूटर को। और अगर आप कंप्यूटर को नहीं समझेंगे तो कंप्यूटर कैसे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे। पहले इसका एक शॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं। पहले कुछ रिवीजन करेंगे। रिवीजन किस चीज़ का करेंगे? गेट्स का करेंगे। वही गेट्स एंड और नॉट। फिर हम लोग थोड़ी बूलियन अलजेब्रा देखेंगे। फिर हम एक चीज़ देखेंगे जो कि है कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बस लिस्ट बना रहे हैं कि आज क्या क्या देखेंगे हम, ठीक है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जो कि है फ्लिप फ्लॉप। और इसी के साथ एसोसिएटेड है एक टॉपिक जो कि है रजिस्टर। ये रजिस्टर अच्छे से देख लीजिएगा स्पेलिंग। बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो भी है वो बहुत गलती करते हैं रेजिस्टेंस रजिस्टर जो होता है और रजिस्टर के साथ। ये दोनों अलग चीज़ें। जो रेजिस्टेंस जो आप पढ़े हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अलग चीज़ है रजिस्टर से। रजिस्टर क्या है वो हम देखेंगे। और एक और चीज़ का रिव्यू कर सकते हैं जो कि है डेटा रिप्रेजेंटेशन। बस यही 6 टॉपिक, ये भी एक टॉपिक ही है। यही 6 टॉपिक आज हम देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के लिए कुछ बुक चाहते हैं तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मैनो बाय पियर्सन पब्लिकेशंस। ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन करने लायक चैनल भी नहीं है हमारा। कुछ कुने चिने 5-10 तो सब्सक्राइबर है। देखिए कुछ ये वीडियो मैं मतलब बाद में शूट करके पहले अटैच कर रहा हूँ। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, जो कि है आपका सबसे पहले कि कंप्यूटर फंक्शनल यूनिट्स। ये कंप्यूटर फंक्शनल यूनिट्स क्या क्या है? इसमें बेसिकली आपका आता है एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर बोलते हैं जिसको आप। फिर आएंगे मेमोरी, जहाँ पे स्टोर रहेंगे डेटा प्रोग्राम कुछ भी। फिर आएंगे आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बाद में काम में आएंगे इसी वीडियो में।
फिर आपका आएगा इनपुट आउटपुट। यही 4 इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर फंक्शनल यूनिट्स है जिनके अलावा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मेमोरी के अलावा क्या स्टोर करेगा, ALU के अलावा क्या ही कैलकुलेशन कर लेगा, और प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा क्या ही प्रोसेस कर लेगा। अगर आप इनपुट आउटपुट ही ना दोगे तो क्या ही प्रोसेस करेगा। तो वेरी सिंपल, आई थिंक सो। आपने प्रोसेसिंग यूनिट का एक अच्छा नाम सुना होगा, CPU, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन शायद आया होगा कि इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोलते हैं, मिड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं, एंड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्यों, वाई। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के थिंकिंग में, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ही क्यों बोला जाता है। बिकॉज मैं कारण बता रहा हूँ, बिकॉज इट परफॉर्म्स द सेंट्रल टास्क। सिंपल, यही तो है, सेंट्रल काम करता है, मतलब मेनली काम करता है, इसलिए तो इसको सेंट्रल बोला जाता है। इसका रोल कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल रोल होता है, मतलब मेन रोल होता है। अब प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा क्या ही कर लेंगे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर कुछ समझ ही नहीं पाएगा, आपका कोई टास्क प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, तो कंप्यूटर क्या ही काम करेगा। इसी प्रोसेसिंग यूनिट को आज हम लोग देखेंगे। पहले ये है आपका CPU, जिसके अंदर आपका आ जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये एक यूनिट आ गया। फिर आपका ALU आ जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक और आ जाएगा आपका प्रोसेसिंग यूनिट। इन तीनों को मिला के बेसिकली बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन जितना आसान ये डायग्राम दिखने में लग रहा है उतना आसान है नहीं। ये है सिंप्लीफाइड डायग्राम। ये अगर आप 5-6 में पढ़ रहे होते तो चल जाता, लेकिन हायर स्टडीज़ पे ये नहीं चलेंगे। तो क्या चलेंगे? एक कंप्यूटर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए आपको सब दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाने पड़ेंगे कि भाई एक इनपुट आउटपुट लेंगे हम, एक इनपुट आउटपुट यूनिट होगा। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है? कोई नहीं करेगा कमेंट। ये अगर ये कमेंट कर दिया तो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। फिर इनपुट आउटपुट से जो डेटा आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी, नाम सुना है मेमोरी का? अभी मेमोरी से यहाँ से क्या आएगा? डेटा आएगा, मेमोरी से डेटा जाएगा भी ऑब्वियसली, आउटपुट भी तो दिखाना है। अभी मेमोरी से क्या होगा? मेमोरी से आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। ये आपका CPU बन गया। इसके अंदर आपका कंट्रोल यूनिट है, सॉरी ALU है, और है आपका क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट है, सॉरी कंट्रोल यूनिट है। ये आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये आपका प्रोग्राम यूनिट, प्रोसेस यूनिट है। ये तीनों होंगे एक साथ कनेक्टेड, लेकिन कैसे? ये प्रोसेस यूनिट्स और कंट्रोल यूनिट ALU कनेक्टेड होंगे। सॉरी, एक सेकंड, मैं गलत बना रहा हूँ शायद, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे ALU है, सही बनाया था, बेकार में मिटा दिया। यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है।
भी ये तो कनेक्टेड रहेंगे ना, काम करना है इन लोगों को, ऐसे काम करना है और यहाँ से डेटा लेंगे भी और देंगे भी। तो ये है थोड़ा एडवांस लेवल डायग्राम का कि मतलब कंप्यूटर का प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी प्रोसेस कैसे करता है काम। यहाँ पे आप यूज़र रहेंगे, यूज़र से डेटा आएंगे और आउटपुट डिवाइस में आपको देंगे, यहाँ पे आउटपुट देंगे, यहाँ पे। ये बेसिक ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर ही है, ये भी ऊपर ऊपर से ही है स्ट्रक्चर। अभी एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊंगा लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ मैं। सो दोस्तों, ये है वो आर्किटेक्चर मतलब ये जो आर्किटेक्चर है ये वॉन न्यूमैन सर ने फर्स्ट बताया था, तो इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है उन लोगों को मालूम होगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। सो इसमें बेसिकली क्या देख सकते हैं आप, इनपुट डिवाइसेस है, मेन मेमोरी है। ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, कौन सा क्या है और कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, डेटा कैसे जाता है, बस वही बता रहा हूँ मैं। तो एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कुछ भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरीज है, और एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर क्या क्या है, एसी का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर, मैंने लिख रखा है बगल में। एमक्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर और कोशेंट, एंड कोशेंट बोल सकते हैं एएल सर्किट, अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट। डीआर का मतलब होता है डेटा रजिस्टर। आईबीआर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। आईआर का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। PC का मतलब है प्रोग्राम काउंटर, और कुछ है, कुछ छूट गया, और कंट्रोल सर्किट है जिससे कंट्रोल्स होते हैं सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं। बेसिकली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं कि CPU 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो मैंने रेड कलर मार्क करके रखा है बीच में से, देख सकते हैं। ये ऊपर का पार्ट जो है इसको बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटास के साथ खेलता है, डेटास को मैनेज करता है, डेटास के साथ उसका पूरा कारभार। और नीचे वाला जो है वो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बोला जाता है उसको, मतलब जिसके अंदर प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो बेसिकली देखिए, आप लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई भी इनपुट देंगे, वो इनपुट क्या होगा, डेटा रजिस्टर पे आएगा पहले। डेटा रजिस्टर से वो एक्यूमुलेटर पे जा सकता है, अगर उसने कुछ मल्टीप्लाई करना हो या फिर कुछ कैलकुलेशन करना हो तो वो MQ पे जा सकता है। वहाँ से क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर पे आएगा। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के जाने से पहले वो होल्ड पे रहेगा। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर खाली हो जाएगा तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे चला जाएगा, वहाँ से वो रन होगा। प्रोग्राम काउंटर, जो प्रोग्राम काउंटर है वो कुछ भी करेगा, कि जो भी कुछ अपने प्रोसेस किया है वो प्रोसेस करेगा। फिर क्या होगा, फिर वो आपको आउटपुट डिवाइसेस में दिखा सकता है, या तो फिर मेन मेमोरी में भी स्टोर कर सकता है। जब का SSD वगैरह HD वगैरह होता है वहाँ पे भी आप स्टोर करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ। तो यही जो स्ट्रक्चर है इसी को वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर आते हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है, एग्जामिनर नहीं बोलते शायद उसको, कुछ भी बोलता, जो क्वेश्चन बना रहा है वो अगर ये नहीं देगा तो क्या ही देगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में अगर आता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में लिखिए, तो आपको थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि ये आर्किटेक्चर क्या है, क्या डिफाइन करता है, तो उसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। और फिर आपको ये पिक्चर बनाना है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पहले प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा। और सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यही पिक्चर बनाना है, बहुत सारे आर्किटेक्चर है, मतलब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बहुत सारे रूप अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, यही सब है बस। इसके बाद चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फिर पहले देखते हैं कि गेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। बेसिक गेट्स आपको पता ही होंगे कि एंड, और आपको पता होंगे नॉट। इस नॉट का एक और नाम है जो कि है इन्वर्टर, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है, ठीक है। एक कुछ और गेट्स है, बेसिक गेट्स हैं।
ये बेसिक गेट से फिर आपका आता है, एक चीज़ आता है जो आपको पहले शायद नहीं बताया गया, जो कि है बफर। ये बफर क्या है? बफर है ये नॉट गेट का उल्टा। मतलब नॉट गेट का साइन कैसा होता है? कुछ ऐसे होता है, और इसका ट्रूथ टेबल होता है कि अगर हम 1 दे तो 0 मिलेगा, 0 दे तो 1 मिलेगा। बफर में क्या होता है? ये नॉट गेट का है। बफर में क्या है? बफर में सीधा कुछ ऐसा है, 1 दे तो 1 मिलेगा, 0 देंगे तो 0, 0 देंगे तो 0 मिलेगा। सही, बस यही कॉन्सेप्ट है बफर का। ये भी एक तरह का गेट ही है। फिर आपका आ जाएगा बहुत इम्पोर्टेंट गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। तो नैंड गेट का जो आपका साइन है वो कुछ ऐसा बनता है। ना बोले ढुक जाओ। नैंड गेट का जो साइन है वो कुछ ऐसा है, और इसका एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसका ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं आप। मैं अपलोड कर दूंगा, ये पूरा पेज मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब। और नॉट गेट का कुछ होता है ऐसा, जिसका हम लिख सकते हैं कुछ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो गेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम में भी आएंगे बहुत ज़्यादा। और भी कुछ गेट्स तो होने चाहिए, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ये एक दो और गेट हैं, एक्सॉर गेट बोलते हैं। एक्सॉर गेट बोलते हैं, और बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉट भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव नॉट। ओके, इसका साइन आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है, इधर से ऐसे, फिर और इसका एक्सप्रेशन आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। और एक्सक्लूसिव नॉट का आप लिख सकते हैं, मतलब साइन जो होता है, सिंबल जो होता है इसका, वो कुछ ऐसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। इसका ट्रूथ टेबल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, फ्री में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा आपका बूलियन अलजेब्रा में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये एक ऐसा थ्योरम है जो मतलब बेसिक लेवल पे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कई बार भी, और ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली वही नॉर एंड नैंड गेट के साथ काम करता है, जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसका जो डायग्राम होता है वो दिखाया मैंने आपको। ट्रूथ टेबल मिल जाएंगे आपको, बहुत ही आसान है। इसका कुछ नॉर का है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका एक्स इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या स्टेट करता है? डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट करता है इफ एक्स वाई
होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ऐसे लिखें फिर भी सही है, एक्स बार इसको भी, और ये इक्वल टू, ये सेम ही है, ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज़ स्टेट करते हैं जो कि ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आपके दिमाग से निकल गया तो कंप्यूटर साइंस से निकल जाएंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम का दो जो पोस्टुलेट्स हैं आप नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे। क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिया हो रहेगा, एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, मेक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वही गेट्स का इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेशन को बनाना है। तो एक्सप्रेशन को डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 3 इनपुट है एक्स वाई जेड, तीनों इनपुट को ले लेंगे, ये एक्स वाई ये जेड। अभी देखिए कि y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम, नॉट गेट और इन्वर्टर के थ्रू। यहाँ पे एक इन्वर्टर और नॉट गेट लगा देते हैं। अभी क्या, अभी ये y कॉम्प्लीमेंट बन गया, मेरे पास x है, y कॉम्प्लीमेंट है z। अभी हमें पहले क्या करना चाहिए, अब देखिए x के साथ ये y कॉम्प्लीमेंट z का एडिशन है, तो हम पहले इन दोनों के साथ काम कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके साथ बस इसको ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बहुत एक सिंपल सा गेट है जो कि गेट का नाम है एंड गेट। एंड गेट हमें क्या रिटर्न करेगा, अब इधर से वाई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अब इधर से क्या आएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा और जेड उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो उल्टा होता है, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी हमारे पास ये आ गया और यहाँ पे x पड़ा हुआ है, x को इधर लेके आते हैं, सुंदर सा एक और गेट लगा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z। इस एक्सप्रेशन का जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम जो बोल सकते हैं आप, वो है ये। इसमें आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सेम को इस एक्सप्रेशन के इधर का कैलकुलेशन करके, मतलब इधर पे आपको 0 0 1 का जो, मतलब 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो पुट करके f में क्या वैल्यू आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं x y z और इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएंगे f, ठीक है। अभी क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, बस यही होंगे शायद। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अभी 8 कॉम्बिनेशन पे क्या आएगा, आप देखिए, अगर मैं पहली जो इनपुट है ये अगर पुट करो कॉम्बिनेशन यहाँ पे, x पे भी 0, y पे भी 0, z पे भी 0, इससे क्या होगा, x तो सीधा आ जाएगा इधर पे, फिर y और z देखते पहले। y अगर 0 है तो इधर पे y 1 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे एंड गेट लगाया, ये तो एंड गेट है ना, और ये क्या और गेट है, ये नॉट गेट है। तो एंड गेट पे क्या होता है, 0 1 पे 0 होता है ना, फिर तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और x का तो 0 है ही, और 0 0 का और गेट क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे आप सबका चेक कर सकते हैं, कुछ आउटपुट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 1, यहाँ पे 1 आएगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आप ऐसे कर सकते हैं, बस इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये है आपका बूलियन अलजेब्रा। ये
मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा ये बुलियन अलजेब्रा का, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपका बूट्स एल्गोरिदम नाम का कोई चीज़ है, वहाँ पे भी काम आएंगे थोड़ी बहुत। तो ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। ये आपको PDF पे नहीं मिलेंगे, मैंने बुक से लिया, शायद बुक से लिया, मिल जाएंगे शायद। अभी चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके रजिस्टर है और रजिस्टर के अलावा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कुछ लोगों को। 0 और 1 कंप्यूटर को समझ में आता है, मतलब 0 वोल्ट और 5 वोल्ट आता है, लेकिन मान के चलते कि 0 और 1 रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो। 0 और 1 कंप्यूटर को समझ में आता है। फ्लिप फ्लॉप इधर 0 और 1, इसी से नाम पड़ा है फ्लिप फ्लॉप। लेकिन फ्लिप फ्लॉप बेसिकली इसका डेफिनेशन अगर आप किताबी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो ए फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बेसिक digital memory circuit that can store 1 bit of data। ये है इसका किताबी डेफिनेशन फ्लिप फ्लॉप का। कुछ ऐसा डिजिटल सर्किट है इसका, जो डिजिटल मेमोरी सर्किट है जो 1 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब बस 1 बिट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, 1 बिट डेटा इसका ये स्टोर कर सकता है। इसके 2 स्टेट है, मतलब 2 स्टेबल स्टेट है, एक है 0 वोल्ट, दूसरा है 5 वोल्ट। समझ गए होंगे। अभी ये फ्लिप फ्लॉप क्यों इम्पोर्टेंट है? इसी फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा रजिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्टर। और सॉरी, फ्लिप फ्लॉप के आपको और टाइप्स भी बता देते हैं, एक सेकंड रुक चाहिए। कभी कभार पूछ लेता है व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बहुत ही आसान है, डेफिनेशंस आपको किताबों में मिल जाएंगे, नोट्स पे भी मिल जाएंगे नीचे। तो फर्स्ट है SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप का मतलब है सेट रिसेट। इसको S से डिनोट करते हैं, इसको R से, जो कि है 1 या 0, मतलब कंप्यूटर 1 और 0 समझता है, तो 1 का मतलब सेट समझता है, 0 का मतलब रिसेट समझता है। आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में इसको, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, वो सब पढ़ लीजिए कि कितने टाइप्स के। फिर है D फ्लिप फ्लॉप नाम का एक फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब है डेटा फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। फिर आपका आता है, इसके अंदर आप क्लॉक को भी इनपुट ले सकते हो, तो अगर कहीं पर आपको टाइम काउंट करना है तो क्लॉक भी आप ले सकते हैं। फिर आपका आता है JK फ्लिप फ्लॉप। ये बिल्कुल SR फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, एकदम सेम है, SR फ्लिप फ्लॉप की तरह है। ठीक है, इसका काम आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी याद नहीं अभी। फिर है T फ्लिप फ्लॉप। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं इन सब के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्टिंग, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये T फ्लिप फ्लॉप का मतलब है टॉगल। ठीक है, ये T का मतलब है टॉगल, और ये टॉगल जो है ये JK फ्लिप फ्लॉप का ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यही कुछ बेसिक 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं, और मैं मतलब जो बुक मैंने आपको थोड़ी देर पहले था उससे मैं फ़ोटोज़ खींच के वो मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
एक्चुअली ये फ्लिप फ्लॉप जो है एकदम प्रॉपरली आर्किटेक्चर का पार्ट है भी और नहीं भी, कहीं किसी किसी सिलेबस पे है, किसी किसी सिलेबस पे नहीं है। अगर आपको जानना है, मतलब जानने की इच्छा है कि ये फ्लिप फ्लॉप डिटेल्स में क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि इसके बारे में एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा, अगर डिटेल में समझाना है, मतलब एकदम डिटेल में जाना हो तो PhD लेवल पे जाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। फिर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है रजिस्टर, जो कि हमारा आज का सेकेंड लास्ट है शायद। रजिस्टर का आप किताबी डेफिनेशन देख सकते हैं। इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड, याद रखिएगा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन within a computer CPU that used to store data for a while when executing some टास्क। बेसिकली क्या है, रजिस्टर कुछ ऐसा एक छोटा सा हाई स्पीड सा एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज लोकेशन है, जहाँ पे हम कुछ डेटा टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं। जब मतलब हमें अगर 2 और 2 का एडिशन निकालना है तो हम एक 2 को एक रजिस्टर पे, दूसरे 2 को दूसरे रजिस्टर पे स्टोर करके एडिशन निकाल के यूज़र को अगर हम रिजल्ट दिखा दिए, फिर उसका काम ख़त्म, वो रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। उस लोकेशन पे हम फिर से कुछ और डेटा लगा सकते हैं, कुछ ऐसा है। टेम्परेली स्टोर करता है डेटा, और जो भी प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसर जो काम करता है कंप्यूटर के अंदर, तो सबको पता होगा कि प्रोसेसर होता है आपके कंप्यूटर में, वो होगा i7, i5, i3, किसी का M सीरीज़ का कुछ है, तो सब में सेम प्रोसेस ही फॉलो होता है। वो प्रोसेस को प्रोसेस करता है, तो आपको कोई टास्क ने दिया कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए उसको जो टेम्परेरी डेटा आपने प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर हैज़ टू स्टोर दैट डेटा इन a specific location. That location is called register. अभी आप लिख सकते हैं इसको। सॉरी, एक चीज़ स्किप कर गया, जो कि है कॉम्बिनेशनल सर्किट। छोटा सा टॉपिक है, से रजिस्टर पे चलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, इसके अंदर 2 चीज़ मेनली इम्पोर्टेंट है, जो कि है हाफ एडर एंड फुल एडर। इन सब के डिफिनेशंस आ जाते हैं कभी कभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम में। तो बेसिकली हाफ एडर एंड फुल एडर क्या चीज़ है, वही हमको देखना है थोड़ी बहुत। हाफ एडर जो है, हमें बेसिकली हाफ एडर एंड फुल एडर क्या चीज़ है वही देखना है। हाफ एडर क्या है, हाफ एडर है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन कंप्यूटर प्रोसेस वेयर वी ऐड 2 बिट्स। अगर 2 बिट का जब एडिशन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाफ एडर। अगर वहाँ पे
3 बिट्स है, मतलब उसमें आपको पहले 2 बिट का एडिशन करना पड़ेगा, उसके साथ एक और बिट का एडिशन करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं फुल एडर। अब डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, मैं दे दूंगा। आसानी चीज़ है, मतलब मान के चलिए कि 3 बिट है आपके पास, 1 2 3, ये 3 बिट मान के चलिए। 3 बिट का एडिशन करना है, अपने इन दोनों का एडिशन किया, इसको हाफ एडर बोल देंगे। फिर इसका एडिशन किया है, इस पूरे प्रोसेस को हम फुल एडर बोल देंगे। यही है हाफ एडर फुल एडर। किताबी डेफिनेशन आपको नोट से मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोग लिखने वाले लोगों में से तो है नहीं, PDF चाहिए आपको। चलिए अब रजिस्टर के टॉपिक पे वापस आया जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण ही 3-4 महीने से गायब था मैं। घर पे AC तो है नहीं, और फ़ैन में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी आपकी, तो वो ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखते कि रजिस्टर का किताबी डेफिनेशन मैंने बता दिया, रजिस्टर क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया। अब देखते कि रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। रजिस्टर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका एक्सेस्ड बाय प्रोग्रामर, दूसरा है आपका नॉट एक्सेस्ड बाय प्रोग्रामर। ये बेसिकली 2 टाइप्स के रजिस्टर्स है, जो कि है एक्सेस्ड बाय प्रोग्रामर, जिसको प्रोग्रामर एक्सेस कर सकता है, तो प्रोग्रामर यूज़ कर सकता है। और दूसरा है नॉट एक्सेस्ड बाय द प्रोग्रामर, मतलब जिस रजिस्टर को प्रोग्रामर यूज़ नहीं कर सकता। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन ये जो रजिस्टर एक्सेस्ड बाय रजिस्टर एक्सेसेबल बाय प्रोग्रामर, इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप से जनरल पर्पस रजिस्टर। दूसरा टाइप है इसका स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर के कुछ और टाइप्स। जनरल पर्पस रजिस्टर मतलब आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, आपका 1 2 5 कुछ भी नंबर आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, इनके कुछ काम हैं, स्पेसिफाइड काम हैं, जिनके लिए उनको मतलब रिजर्व करके रखा गया है, लेकिन वो एक्सेसिबल भी है प्रोग्रामर के थ्रू। तो देखते हैं वो सब क्या है। आपका है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है एक्यूमुलेटर। स्पेलिंग शायद मुझे गलत लग रहा है, एक्यूमुलेटर स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ये। फिर आपका आ जाता है प्रोग्राम RM काउंटर। फिर आपका आता है, क्या आता है, इंडेक्स रजिस्टर। और फिर आता है आपका स्टेटस रजिस्टर। आप ये सब नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं ये एक्यूमुलेटर क्या है। ये एक्यूमुलेटर है स्पेशली प्रोग्राम्ड टू कनेक्टेड विथ ALU। ALU क्या है? ये ALU है अरिथमेटिक
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको शायद पता होगा, बेसिक नॉलेज है। वहाँ पे एक रजिस्टर स्टोर होता है जो कि स्पेशली प्रोग्राम्ड होता है, मतलब कनेक्टेड होता है ALU के साथ। ALU में जो प्रोसेस होता है उसमें इस चीज़ का यूज़ है। अभी क्या यूज़ है वो आपको तभी देखने को मिलेंगे जब हम लोग मान के चलिए कि डिटेल में पढ़ेंगे। ALU यूनिट ये सब लोग हैं आर्किटेक्चर में, ये सब आएंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं रजिस्टर्स, कौन से रजिस्टर का क्या काम है। तो ये एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है स्पेशल पर्पस, उसका स्पेशल मतलब काम जो है वो ALU के साथ कनेक्टेड है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे जब प्रोग्राम रन होंगे तब इसका काम बहुत ज़्यादा है। आप मतलब आप मान के चलते कि इसके अलावा नहीं चलेंगे कोई भी प्रोसेस ALU के अंदर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब देखेंगे, धीरे धीरे ज़रूर देखेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए। फिर है प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, ये लोकेशन डिफाइन करता है। मतलब लोकेशन या पोजीशन बोल सकते हैं आप। ये पोजीशन डिफाइन करता है, किस चीज़ का पोजीशन डिफाइन करता है, किसी प्रोग्राम का कि स्टार्टिंग, मतलब प्रोग्राम स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्टिंग डिफाइन करता है। कैसे करेगा, मान के चलिए ये यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। इस जगह पे आपका प्रोग्राम काउंटर है। तो प्रोग्राम काउंटर मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, ALU के अंदर या फिर प्रोसेसर यूनिट, कंट्रोल यूनिट के अंदर, कहीं पर भी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा वो ये प्रोग्राम काउंटर डिफाइन करता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय द प्रोग्राम काउंटर। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि ये सब बार बार आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे फिर आपको मतलब क्लियर होगा कि ये सब हमने इंट्रोडक्शन में क्यों पढ़ा था। ये इंट्रोडक्शन ही है रजिस्टर का। फिर क्या था, फिर था इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर का काम होता है, ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। मान के चलिए कि एक स्टैक है। स्टैक क्या चीज़ है, मान के एक स्टोरेज है। मतलब जिन लोगों ने नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मान के स्टैक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम काउंटर में तो बता दिया यहाँ से स्टार्ट करना है, कितनी दूर तक जाना है। वो क्या डिफाइन करता है, इंडेक्स रजिस्टर। मतलब इंडेक्स रजिस्टर क्या डिफाइन करता है कि कोई भी एक पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस तक का डेटा लेना है या फिर कितना डिस्टेंस तक का कुछ आपको फेच करना है। ये कहता है कि विच रजिस्टर आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड द इंडेक्स रजिस्टर। भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुस रहा है, फिर से बता दिया आपको। लास्ट था स्टेटस रजिस्टर। ये स्टेटस रजिस्टर क्या समझाता है, मान के चलिए ओवरफ्लो हो गया। ये ओवरफ्लो क्या चीज़ है अभी बता रहे। कैरी आपको पता होगा, कहीं पे अगर साइन बिट आ जाए, साइन बिट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कहीं पे अगर ज़ीरो आ जाए ऐसे कुछ। अभी ओवरफ्लो क्या है, मान के चलिए कि आपके पास ये एक स्टोरेज डिवाइस है, मान के चलिए स्टैक है, एरे है, कुछ भी है, जहाँ पे 3 घर है। आपके पास 3 घर है, यहाँ पे आपने एक आदमी डाल दिया, यहाँ पे एक आदमी डाल दिया, यहाँ पे एक आदमी। अभी अगर एक और आदमी डालने जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना। तो ये हुआ ओवरफ्लो। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर में, DSA में बहुत ज़्यादा काम में आता है ओवरफ्लो, अंडरफ्लो। कैरी आपको पता है ये कि अगर एक 4 बिट का नंबर है, 5 बिट का आउटपुट आ जाए तो उसमें 1 बिट कैरी हो जाएगा। वो साइन बिट आपको बताया था मैंने, 0 और 1 साइन होता है, मतलब 8 बिट में से ये लेफ्ट मोस्ट बिट साइन बिट हो सकता है।
ये सब स्टेटस शो करने के लिए यूज़ होता है स्टेटस रजिस्टर। या कोई भी प्रोग्राम रन करने में अगर कोई भी ऐसा स्टेटस आता है तो वो स्टेटस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है जो हमें शो होता है। तो यही 4 बेसिक रजिस्टर्स थे। अभी क्या देखेंगे हम, रजिस्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हम लोग, नामकरण कैसे करें रजिस्टर्स का। सो रजिस्टर का नामकरण आप सुंदर से ऐसे कर सकते हैं, R1 R2 A B कैपिटल लेटर से कुछ भी बना सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक रजिस्टर है, जैसे प्रोग्राम काउंटर को PC लिखते, एक्यूमुलेटर को AC ऐसे लिखते हैं। ये सब कुछ मतलब स्पेशलाइज्ड है, वो बाद में बात करेंगे जहाँ पे इसका इस्तेमाल होंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। एक और टॉपिक बच गया शायद, जो कि था आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। शायद हाँ, डेटा रिप्रेजेंटेशन बच गया। थोड़ा बहुत समझा देता आपको। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, बताया था पहले कि डेसिमल से बाइनरी वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब डाउट हो सकता है, मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था। सदियों पुराना बात है कि मान के चलिए कि 13.023 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने 13 लिख दिया प्लस 0.23। ये तो फिक्स पॉइंट हो गया ना, ये तो फिक्स्ड है, डेसिमल है। इसका बाइनरी आराम से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट वे में निकाल लेते हैं। 13 का कैसे आएगा, 8 4 बार आएगा 0, मतलब 1101 आ गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए आपको 023 उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या आएगा, अभी आपका आ जाएगा 46, 0.46। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0, फिर इसका फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका आ जाएगा 92, 0.92, फिर 2 से कर सकते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। फिर एक और, अभी इसको हम अगर 2 से गुना करें तो आपका आ जाएगा 1.84, राइट। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, बस इतना सा कर सकते हैं, डॉट 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 दिखा सकते हैं। ये है आपका फ्लोटिंग पॉइंट का, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे ही, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर, नंबर सिस्टम नाम से कुछ वीडियो है। वही है रिप्रेजेंटेशन, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि ये बस एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, ठीक है।